मैं कम Please come. Good evening. Good evening. Sit down. थैंक यू। Okay, वैभव। आप बिलासपुर से ना, बीटेक कंप्यूटर साइंस। जी ओके। एबेकस क्या? एबेकस जहाँ से कंप्यूटर और सब चीजों की जर्नी शुरू होती है, सबसे पहला डिवाइस आया था एबेकस। क्या होता है? सर वो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में प्रारंभिक जो कंप्यूटर का विकास हुआ वो वहीं से हुआ है। एबेकस बेसिकली एक काउंटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस था। श्योर हो आप? चलिए कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। भास्कराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स में, इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? आगे चलकर वो कंप्यूटिंग में भी काम आया, पहले तो मैथमेटिक्स में क्या है? सर जो जीरो की डिस्कवरी हुई थी उसमें उन्होंने आगे काम किया था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा आपने? जी सर। जी, उसके आर्टिकल 19 को आप मुझे बताइए। आर्टिकल 19 में कौन कौन से अधिकार दिए गए? सर आर्टिकल 19(1)(a) में चलो पता। आर्टिकल 25। सर आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम से, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि हर किसी व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार रिलीजन को फॉलो करने, उस रिलीजन के मान्यताओं में बिलीव करने, उस रिलीजन को प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। ओके, और थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? सर जैसे कि सिक्स में जो 5 का है, कंगा, कड़ा, कृपाण, तो ये जो अधिकार उनको मिला है आर्टिकल 25 से मिला है कि वो उन सभी 25 से मिला है या 28 से मिला है? जो आप बोल रहे 29 से मिला है या 25 से मिला है? कंगे, कृपाण, कड़ा जो है उसको आर्टिकल 25 से दिया है या आर्टिकल 29 से दिया है? सर आई थिंक आर्टिकल 25 से दिया। थिंक और यू नो। सर जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ आर्टिकल 25। ठीक है, आगे बताइए। और चलो कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? सर श्री जस्टिस रमेश सिन्हा। ओके। एक स्टेट के जस्टिस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं? सर हाई कोर्ट में। हाँ वो यहाँ बनेगा चीफ जस्टिस स्टेट के, तो हाई कोर्ट में होंगे। सर अगर किसी व्यक्ति को अगर चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए निम्न क्राइटेरिया होते हैं। सर उनको हाई कोर्ट में एज अ जज मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जस्ट 10 years। सर 7 years या 10 years में कंफ्यूज हो रहा हूँ जी। आगे एज ए लॉयर हाई कोर्ट में 10 साल मिनिमम प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर वो राष्ट्रपति के विवेक में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ओके ठीक है। चलिए, इंडिया में बहुत सारे तरीके से पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं एफडीआई। उसमें से एक होता है एफडीआई। एफडीआई का इंडिया में प्रेजेंटली कौन कौन से रूट हैं जिसके थ्रू एफडीआई से पैसे आते हैं? रूट्स ऑफ एफडीआई। सर सर एफआईआई और एफपीआई। नहीं, वो तो एफडीआई का हिस्सा है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बात करें वो तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो डिफरेंट सेक्टर है। सर चलो कोई बात। सबसे मैक्सिमम एफडीआई इस साल इंडिया को कहां से मिला करंट ईयर में, और किस सेक्टर में है, ये दोनों बता दीजिए। सर आई थिंक सिंगापुर से मैक्सिमम एफडीआई आया है, और किस सेक्टर में है? सर आईटी के सेक्टर में, कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड होगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सर आई थिंक आईटी। थिंक अगेन। चलिए कोई बात नहीं। टैक्सेशन में आपने जीएसटी पढ़ा है? जी ओके। जीएसटी में 3 अलग अलग फैक्टर होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जी। आईजीएसटी समझाएंगे आप मुझे, और कौन कौन से टैक्स आईजीएसटी का हिस्सा है?
सर आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो जब कभी भी दो राज्य ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। सर इसमें जो बॉर्डर टैक्स होता है। दो स्टेट इन्वॉल्व होते तो आईजीएसटी लगता बोल रहे ना? जी सर। सर इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन से जो टैक्सेशन होता है। कमोडिटीज बता पाएंगे आईजीएसटी के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है? चलो सॉरी सर मुझे पढ़ना। ओके कोई बात नहीं। अभी बहुत सारे नोबेल प्राइज मिल रहे हैं जी सर। तो रिसेंटली अभी 4 नोबेल प्राइज तो मिल चुके हैं। जी सर। ठीक है, नोबेल प्राइज में एज अ प्राइज क्या दिया जाता है? सर तो कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। कितना? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अराउंड 7 करोड़। थोड़ा सा इसके बारे में चलिए कोई बात नहीं। अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें इंडिया के तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे कि रॉ। जी सर। रॉ के अभी प्रेजेंट हेड कौन है? सॉरी सर मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉल नहीं हो रहा है सर। ओके, प्रेजेंट सीडीएस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सर श्री अनिल चौहान। अनिल चौहान। और आर्मी की चीफ कौन? सर अगर आप देंगे तो मैं गैस करना चाहूँगा। जी जी करिए। जनरल उपेंद्र पांडे। उपेंद्र पांडे, ठीक है कोई बात नहीं। सेबी, सेबी की हेड कौन है अभी? सर श्रीमती माधुरी पुरीवंश। ओके, नबार्ड। सॉरी सर मुझे। चलिए कोई। इंडिया ने अभी तक अपने जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद इंडिया ने टोटल कितने वॉर्स पे पार्टिसिपेट किया है? सर 1948 विद पाकिस्तान, 1962 इंडो साइनो इंडिया वॉर, 1965 अगेन विद पाकिस्तान, 1972 जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था तो अगेन विद पाकिस्तान कह सकते हैं उसको भी, और 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। ओके, 1971 पे जो वॉर हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जी इसमें इंडिया के आर्मी चीफ कौन थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे? सर इंडिया के आर्मी चीफ सर सैम मानेकशॉ थे, और सर मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में पढ़ूंगा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ठीक है। नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या अंतर है? सर नक्सलवाद जैसे कि हमें पता है कि इंटरनल आंतरिक चुनौती है हमारे लिए। नक्सलवाद बेसिकली माओवाद के सिद्धांत पे काम करता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो माओइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ऐसा उनका मानना है कि वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन की जो आदिवासियों की मांग होती है या जो किसानों की मांग होती है, ऐसा उनका मानना है कि उनके लिए उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जो टेररिज्म है सर वो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनलिज्म या फिर रिलीजियस आइडियोलॉजी से प्रभावित होती है, और अपने जो एम है उसकी पूर्ति के लिए वैसे तो दोनों ही नॉन वायलेंस मीन्स का यूज करते हैं, लेकिन वायलेंट मीन का यूज करते हैं। सॉरी सर वायलेंट। बोलिए बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी बहुत सारे मिसाइल्स ईरान ने इजराइल पे छोड़े और इजराइल ने ईरान पे छोड़े, जिसको कहीं ना कहीं हवा पे ही नलीफाई कर दिया गया बाय मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया का अपना इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ आकाश में मिसाइल सिस्टम है जो डिफेंस का काम करती है। और मैं अभी रिकॉल नहीं कर ठीक है सर। वैभव जी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़े हैं? जी सर। अच्छा मुझे बताइए कि महानदी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? सर गंगरेल बांध शामिल है। गंगरेल बांध और दुधावा, मॉडर्न सिल्ली। कौन से नदी पे? सर सिलियारी। ठीक है, आगे बताइए। अभी सर मैं इतने रिकॉल कर रहा हूँ। इतने ही कि और कुछ है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर।
अच्छा वैभव जी बताइए कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना? और आपको उसका स्थानीय नाम भी बताना है। जी सर, ब्लैक सॉइल जिसका स्थानीय नाम है कन्हार, रेड येलो सॉइल जिसका स्थानीय नाम है मटासी, ठीक है। रेड सैंडी सॉइल है जिसका स्थानीय नाम है टिकरा, सर लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है, सर उसका स्थानीय नाम मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और सर दोरसा सॉइल एक पाई जाती है जो कि मिक्सचर है रेड येलो सॉइल और कन्हार मतलब ब्लैक सॉइल। अच्छा ठीक। अच्छा वैभव जी हम लोग छत्तीसगढ़ में ना एक मिट्टी को मुड़मिंजनी मिट्टी भी बोलते हैं। सॉरी सर, मुड़मिंजनी मिट्टी। जी सर, जी ठीक, जिससे बाल भी जी सर, जी सर। कौन सा मिट्टी है? सर वो मटासी मिट्टी होती है सर। मटासी की काली मिट्टी। सर मटासी मिट्टी। मटासी, जी सर। चल ठीक है। वैभव जी आप हिस्ट्री पढ़े छत्तीसगढ़ हिस्ट्री? जी सर। उसमें 5 पांडव का उल्लेख हुआ है। जी सर। वो 5 पांडव कौन कौन थे, किनको टाइटल जैसा दिया जी है, सर। कौन से बताएंगे? सर वामन राव लाखे हैं जिन्हें युधिष्ठिर कहा जाता था। ठीक है। सर ठाकुर प्यारेलाल सिंह है जिनको अर्जुन की उपाधि से नवाजा जाता था। ठीक है। सर शिवदास जागा जी हैं जिनको सहदेव के नाम से विभूषित किया जाता था। और श्री अब्दुल रऊफ जी हैं जिनको नकुल के नाम से जाना जाता था। सही। और सर भीम के नाम से लक्ष्मी नारायण दास जी को कहा जाता था। ठीक है। बीएनसी मिल आंदोलन जी कब हुआ था? सर ये 3 बार बीएनसी मिल आंदोलन हुआ है सर। एक 1920 में हुआ है, दूसरा 1924 में हुआ है और तीसरा 1937 में हुआ है। इसमें कौन से वाले आंदोलन में भारत के एक राष्ट्रपति आए थे, मतलब बाद में बने हो? जी सर वीवी गिरी जी आए थे। सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये तीसरे बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में भाग लेने आए थे सर। या सॉरी सर, दूसरे बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में। दूसरे पहले। अच्छा बताइए कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी? सर आई एम नॉट श्योर बट सर तीसरे या चौथे क्रम के राष्ट्रपति वीवी गिरी। सर मुझे देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड नहीं कर पा। बताइए वाद्य यंत्र के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? सर 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तत्, वितत, घन और सुशील। सुशील। जी धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में सुना आपने? जी सर। क्या क्या शामिल होता है इसमें बताइए। सर मतलब जिससे वो धनकुल वाद्य यंत्र बनता है सर, घड़ा या मटका, सूपा, बो सर वो धनुष। अच्छा। इन्हीं सब से मिलके सर धनकुल वाद्य यंत्र बनता है। चल ठीक है। वैभव जी आप बीटेक कंप्यूटर साइंस। जी सर। ठीक है। जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो studio.h और conio.h से स्टार्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है सर, और मैं उसको अभी रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। वैभव जी आपका हॉबी अभिरुचि जो क्रिकेट देखना है, ठीक है? जी सर। अच्छा आप बताइए कि मैच फिक्सिंग क्या होता है और बॉल टेम्परिंग क्या होता है, बताएंगे मुझे? और इससे जुड़ी कोई घटनाएं भी मुझे बताएं। सर बॉल टेम्परिंग बेसिकली खेल के दौरान जब कोई प्लेयर बॉल के साथ छेड़खानी करता है, बॉल के सरफेस को अगर किसी भी तरीके से सैंड पेपर के थ्रू जनरली किया जाता था, तो अगर उससे बॉल को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो बॉल टेम्परिंग कहलाता है। सर इसका उदाहरण सर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, या एस श्रीसंत आईपीएल में ये देखने को मिला था। उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया था कि मैच फिक्सिंग किया था? मतलब आरोप जो थे वो बॉल टेम्परिंग का था कि मैच फिक्सिंग का था? सर एस श्रीसंत वाला मैच फिक्सिंग का था, रादर स्पॉट फिक्सिंग का था। और मोहम्मद आमिर वाला सर आई थिंक बॉल टेम्परिंग का था। वही मैच फिक्सिंग। अच्छा सॉरी सर। और सर मैच फिक्सिंग जनरली मैच के निर्णय को प्रभावित करने के लिए किया जाता है कि
मैच को बेसिकली फिक्स कर लिया जाता है, उसके नतीजे को। एक बॉल टेम्परिंग का घटना ऐसा होता है कि जिसमें उस खिलाड़ी ने उस बॉल को काट लिया था दांतों से। जी तो कौन सी खिलाड़ी थे, कुछ याद है? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा बताइए, स्लेजिंग क्या होता है? सर खेल के दौरान जनरली जो खिलाड़ी हैं वो खेल में एडवांटेज लेने के लिए जो अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनको कुछ कर्स वर्ड या फिर कुछ ऐसा अप्रिय शब्द बोलते हैं, जिससे उनका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो और फिर वो अगर बैटिंग कर रहे हैं तो या तो वो आउट हो जाए, और जो ऐसा कुछ घटना जिसमें स्लेज हुए हैं जी तो उसका कोई प्रभाव हुआ हो, मतलब कि वो आउट हो गया हो या बॉलर्स पे उल्टा इफेक्ट पड़ गया हो, ऐसा कोई घटना? सर मुझे विराट कोहली का इंस्टेंस याद आ रहा है, तो उनके केस में जनरली अपोजिट हो गया। तो जो अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स थे वो विराट कोहली को स्लेज कर रहे थे इस होप में कि वो आउट हो जाएंगे, लेकिन उनका रिएक्शन बल्कि और जो उनका कंसंट्रेशन था वो खेल की तरफ और ज्यादा आकर्षित हुआ और अच्छे से वो खेल पाए उस मैच में। लेकिन सर ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे स्लेजिंग के बाद जो प्लेयर्स होते हैं उनका ध्यान गेम से हट जाता है और वो आउट हो जाते हैं। अच्छा सर ठीक। और कुछ मेंशन करना चाह रहे? नहीं सर ठीक। ओके मैम, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजों को समझना है, ठीक है ना। ड्रेस पे प्रॉपर हो, ग्रूमिंग ठीक है, बियर्ड्स रखोगे कि निकालोगे? ये तो निकालूंगा पूरा कंप्लीट होकर ही कि टाई डाल लो, अच्छा लगेगा, है ना। और वो ग्रूमिंग वगैरह सब सही है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कर रहे हो बेसिक सब्जेक्ट्स में, तो करंट तो बहुत सारा कभी तैयार कर लिया, ये सारा चीज हो गया ना, बेसिक्स को तब पढ़ना पड़ेगा। अभी वैसे 23 तारीख तक है, आपसे 10 दिन बचा हुआ है। कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स मेंशन कर देता हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री और सीजीजीएस, उसको रिवाइज कर डालो। उसमें भी बहुत डिटेल नहीं, बेसिक बेसिक आपको पता रहे, 5-6 चीजें जैसे पता रहे। जैसे कि अभी चीफ जस्टिस का क्वालिफिकेशन नहीं बता पा रहे थे, वो चल जाएगा, बट अगर आर्टिकल 19 नहीं बोल पा रहे हो, ये दिक्कत है। मैं पता है फिर भी ना बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस सब से मतलब। हाँ वो को पता है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली उसको नहीं पढ़े हो। मोस्ट रिसेंटली पढ़े हो तो तब बोल देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंटली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फिर उस समय क्या होता है कि उसके पहले आपका सवाल भी क्वेश्चन है, जैसे अबेकस था, अबेकस तो उम्मीद भी नहीं की होगी आ जाएगा नहीं कहीं से भी, तो वो कंफ्यूज करने के लिए था। तो वैसे क्वेश्चन में जितना जल्दी सॉरी बोल दो ठीक है। अच्छा सोचना है। हाँ वो उसमें क्योंकि वो बता तो पाओगे, फिर थोड़ा सा देख लो, लेकिन वो सॉरी बोल लो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद के क्वेश्चन आसान थे। आपके शुरू के 2 क्वेश्चन टफ थे, अबेकस और भास्कराचार्य। जब ऐसी चीजें होंगी तो धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी और थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी, ये तीनों को बेसिक तरीके से पढ़ लो, और थोड़ा सा जीएस। बाकी ओवरऑल अच्छा दे रहे हो, जहां पर क्वेश्चन आपके रेंज में आप बोल रहे हो वो अच्छा बोल रहे हो। कुछ क्वेश्चन को जो ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा किया। वॉइस लेवल उठ जाता है जैसे आपके जोन में क्वेश्चन आता है तो जो रीजन में बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो। आप क्या है कि वो एकदम होलिस्टिक वैसा इंटरव्यू फिर से हम लोग कर रहे बार बार, तो अब वही नहीं फिर से स्टार्ट करें, बिलासपुर के बारे में बताओ, गिरौदपुरी के बारे में, दैट यू नो, तो वहां पे तो आप अच्छे ही हो, ठीक है ना। अब समुदाय से पूछेंगे तो वो आपने प्रिपेयर कर रखा है, कहाँ पर प्रिपरेशन की कमी है, बेसिक्स में, वहां पे तुम अप्लाई कर लो, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल अच्छा था, बोलने का शैली अच्छा था, चीजें बोल पा रहे थे, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाल पा रहे थे जिसके आंसर्स, ठीक है, तो टफ क्वेश्चंस पे बेटर आंसर दे पा रहे थे, ठीक है। फैक्चुअल में ये तो करना पड़ेगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, तो मेरा यही कहना है कि अभी आपकी ज्यादा जरूरत है, 50 इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है इसकी पढ़ाई करनी जरूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो फिर भी हो जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी थोड़े से ज्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं, तो उसकी पढ़ाई कर लो, ठीक है।